चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर का क्या असर पड़ेगा सर? कोई असर नहीं पड़ेगा। आप बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, उसकी चर्चा होती रहेगी। उससे बिहार में क्या बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो गई? क्या बिहार से पलायन रुक गया? चलिए सिंदूर एक ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर क्या 2-4-5 लाख बिहार के लड़कों को आर्मी में नौकरी मिल गई? तो आप लोग किसी भी चीज को किसी चीज से जोड़ देते हैं। भाई देश में लोग जाति पाति भूलकर, हिंदू मुसलमान को छोड़कर, मंदिर मस्जिद की लड़ाई से ऊपर उठकर 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, बट अपने अपने बच्चों की शिक्षा रोजगार के लिए वोट दें। उसी जातीय जनगणना रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 3% से कम एससी समाज के, दलित समाज के लोग 12वीं क्लास पास करते हैं। जिस अति पिछड़ा समाज की रोज यहाँ चर्चा होती है, बैठकें होती है, आंदोलन होता है, वोट की बात होती है, 5% से कम अति पिछड़ा समाज के बच्चे ही 12वीं क्लास पास कर रहे हैं। और मुसलमानों के बीच ये आंकड़ा 7% से कम है। 7% से कम मुस्लिम समाज के बच्चे ही 12वीं क्लास पास करते हैं। मैं ये सिर्फ आंकड़ा इसलिए दे रहा हूँ कि जब भी जातीय जनगणना की बात होती है तो आप लोग सीधा इसको आरक्षण से जोड़ देते हैं। नेता चाहता है कि अगड़ा पिछड़ा लड़ाई हो जाए, आरक्षण की बात हो जाए। आप जरा समझिए कि आरक्षण चाहे 10% हो या 100%, अगर आपका बच्चा 12वीं ही पास नहीं कर रहा है तो आरक्षण का लाभ आपको मिलेगा कैसे? जातीय जनगणना में जो 94 लाख गरीब परिवार चिन्हित किए गए हैं, उनको 2-2 लाख रुपया आर्थिक सहायता के तौर पर दिया जाएगा। ये लोकसभा में लोगों का वोट मांगने के लिए, लेने के लिए उनको ये झांसा दिया गया, क्योंकि आज उस विषय को 2 वर्ष हो गए, अभी तक किसी भी परिवार को 1 रुपया भी नहीं मिला है। और ये कहा कि जितने भूमिहीन महादलित हैं, बाकी पिछड़ा समाज के लोग हैं, उनको घर बनाने के लिए 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। कुल 50 लाख परिवारों को ये लाभ मिलना चाहिए था। अभी सरकारी आंकड़ा आया है जिसमें दावा किया गया है कि 2,34,000 परिवारों को ही 3 डिसमिल जमीन मिला है। और भारत सरकार का रिपोर्ट आया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 2,34,000 में से करीब 1,20,000 परिवार ऐसे हैं जिनको सिर्फ कागज पर ये जमीन दिया गया, जमीन उनको मिला ही नहीं। शिक्षा कैसे सुधरे, बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बहाल हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे मिले, उसका ऑपरेशन सिंदूर से क्या लेना देना है? संविधान में राष्ट्रीय सुरक्षा देश का मामला है, बिहार के विधानसभा का मामला नहीं है। अब आप बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर का मुखिया के चुनाव पर क्या असर होगा? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है, मुखिया के चुनाव का विषय गांव और पंचायत की समस्या। गांव में दरअसल एनडीए के नेता जब जा रहे हैं तो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे हैं जनता के बीच में। ऑपरेशन सिंदूर या इस तरह की राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना के किए गए काम को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका चरित्र ही वो आपके सामने है। आप वो देख लीजिए और तय कर लीजिए। तो आप सबका यहाँ स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार बदलाव यात्रा के तहत हम लोगों ने ये घोषणा की है कि अगले 120 दिन में 240 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। और उसकी शुरुआत जेपी के जन्मभूमि सिताब 11 से हुई है। जेपी के भूमि से इसलिए क्योंकि आज से करीब 50 साल पहले सबसे पहले बदलाव, व्यवस्था परिवर्तन, संपूर्ण क्रांति जैसे जो शब्द हैं, ये जनमानस के बीच में जेपी के द्वारा ही दिया गया। उसके बाद से देश के कई हिस्सों में सत्ता बदली, कई जगहों पर व्यवस्था भी बदली, लेकिन बिहार जहां से इस क्रांति की, इस आंदोलन की, इस नारे की, सोच की शुरुआत हुई, वो जहां था वहीं रह गया। 1970 के दशक में भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, और आज करीब 45-50 साल बाद भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही। अभी जनता के पास अगले 4-5 महीनों में जब चुनाव होने वाला है, उनके पास एक बहुत बड़ा अवसर है जेपी के बताए हुए रास्ते पर चल के संपूर्ण क्रांति का, व्यवस्था परिवर्तन का, जिसमें एक बार लोग जन स्वराज के जो बताए हुए रास्ते हैं, जो जेपी का रास्ता है,
कि लोग जाति पाति भूलकर, हिंदू मुसलमान को छोड़कर, मंदिर मस्जिद की लड़ाई से ऊपर उठकर 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, बट अपने अपने बच्चों की शिक्षा रोजगार के लिए वोट दें। इसी संदेश को लेकर जन स्वराज में मैं और मेरे सारे साथी घर घर जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव से पहले लोगों को इस बात के लिए संकल्पित कराया जाए कि यहाँ पर के जो भ्रष्ट नेता हैं, जिन्होंने जाति और धर्म के नाम पर बिहार को लूटा है, उनको अलग हटाकर एक नए सशक्त विकल्प के तौर पर जन स्वराज के साथियों को वो चुने। अगर वो ठीक लगता है तो उन्हें ये मौका दे, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करे। इसके साथ साथ जन स्वराज एक और जो बड़ा अभियान चला रहा है जिसका नाम है बदलाव का हस्ताक्षर, जिसके तहत 1 करोड़ परिवार से बिहार में 3 विषयों पर जन स्वराज के साथी जाकर हस्ताक्षर करा रहे हैं। 3 विषय वो हैं जिसको लेकर बिहार के सामाजिक राजनीतिक जीवन में पिछले कई वर्षों से खूब चर्चा हुई है। पहला विषय है जातीय जनगणना। जैसा कि आपको याद होगा, देश में सबसे पहले जातीय जनगणना आज से करीब 2-2.5 साल पहले बिहार में कराया गया। और जो लोग अपने आप को सामाजिक न्याय का पुरोधा बताते हैं, उन्होंने ये दावा किया कि जातीय जनगणना होने से समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको फायदा होगा। तो जब जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया 2023 को 7 नवंबर को सदन में रखा गया बिहार विधानसभा में, उसमें सबसे जो समझने वाली बात निकल के आई कि 30-35 बरस सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करने वालों के सरकार में रहने के बावजूद जो सही मायनों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको कोई लाभ नहीं हुआ। एक उसका प्रमाण ये है, एक आंकड़ा आपको दे देता हूं, क्योंकि आप लोग भी जातीय जनगणना जब हो रहा था तो रोज सवाल कर रहे थे। जब जनगणना का रिपोर्ट आया तो कोई चर्चा नहीं हो रही। बिहार में आजादी के 78 साल के बाद सिर्फ 3, उसी जातीय जनगणना रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 3% से कम एससी समाज के, दलित समाज के लोग 12वीं क्लास पास करते हैं। जिस अति पिछड़ा समाज की रोज यहाँ चर्चा होती है, बैठकें होती है, आंदोलन होता है, वोट की बात होती है, 5% से कम अति पिछड़ा समाज के बच्चे ही 12वीं क्लास पास कर रहे हैं। और मुसलमानों के बीच ये आंकड़ा 7% से कम है। 7% से कम मुस्लिम समाज के बच्चे ही 12वीं क्लास पास करते हैं। मैं ये सिर्फ आंकड़ा इसलिए दे रहा हूँ कि जब भी जातीय जनगणना की बात होती है तो आप लोग सीधा इसको आरक्षण से जोड़ देते हैं। नेता चाहता है कि अगड़ा पिछड़ा लड़ाई हो जाए, आरक्षण की बात हो जाए। आप जरा समझिए कि आरक्षण चाहे 10% हो या 100%, अगर आपका बच्चा 12वीं ही पास नहीं कर रहा है तो आरक्षण का लाभ आपको मिलेगा कैसे? ये जनगणना के रिपोर्ट के आधार पर 23 और 24 नवंबर को नीतीश कुमार जी, जो उस समय तेजस्वी यादव जी के साथ सरकार में थे, उन लोगों ने घोषणा की कि जातीय जनगणना में जो 94 लाख गरीब परिवार चिन्हित किए गए हैं, उनको 2-2 लाख रुपया आर्थिक सहायता के तौर पर दिया जाएगा। ये लोकसभा में लोगों का वोट मांगने के लिए, लेने के लिए उनको ये झांसा दिया गया, क्योंकि आज उस विषय को 2 वर्ष हो गए, अभी तक किसी भी परिवार को 1 रुपया भी नहीं मिला है। और आप लोग भी पत्रकार बंधु हैं, आप भी अगर किसी को जानते हो जिसको जातीय जनगणना के बाद 1 रुपया भी मिला हो तो जरूर बताइए, तो ये आपको मिला है कि नहीं मिला। दूसरी बात, 2008 से दलितों के बीच नीतीश कुमार ने दलित महादलित का एक सिस्टम लाया और ये कहा कि जितने भूमिहीन महादलित हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, उनको घर बनाने के लिए 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। कुल 50 लाख परिवारों को ये लाभ मिलना चाहिए था। अभी सरकारी आंकड़ा आया है जिसमें दावा किया गया है कि 2,34,000 परिवारों को ही 3 डिसमिल जमीन मिला है। और भारत सरकार का रिपोर्ट आया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 2,34,000 में से करीब 1,20,000 परिवार ऐसे हैं जिनको सिर्फ कागज पर ये जमीन दिया गया, जमीन उनको मिला ही नहीं। तो ये दूसरा मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा है भूमि सर्वे का, जो कि यहाँ पर लैंड डिजिटाइजेशन के नाम पर सरकार पिछले 4-5 वर्ष से राजस्व विभाग के जरिए जो धन की वसूली कर रही है। ये बताया जा रहा है कि लैंड का डिजिटाइजेशन होगा, इससे भूमि सुधार की दिशा में काम होगा। सच्चाई ये है कि ये बनाने के नाम पर
रसीद कटाने के नाम पर, दाखिल खारिज करने के नाम पर, जमाबंदी करने के नाम पर हजारों करोड़ रुपया का वसूली हो रहा है। और अभी सरकारी आंकड़ा जो आया उसमें पता चला कि 4-5 बरस के लूट के बाद, प्रयास के बाद सिर्फ 20% जमीन का ही डिजिटाइजेशन हुआ है। बिहार सरकार में जब ये योजना शुरू हुई, इसके बाद आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में योजना शुरू हुआ, वहां काम पूरा कर लिया गया। लेकिन बिहार सरकार की गलती की वजह से जो लूटपाट मची हुई है, उस वजह से सर्वे के नाम पर घर घर से पैसा लिया जा रहा है, लेकिन लैंड का डिजिटाइजेशन पूरा हुआ, न भूमि सुधार की दिशा में कुछ आगे काम हुआ। तो इन 3 मुद्दों को लेकर हम लोग घर घर जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत मैंने 18 तारीख को कल्याण विभाग से करी। कल्याण विभाग के पंचायत में तो हम पहुंचे, लेकिन आपने शायद देखा होगा नीतीश कुमार के प्रशासन ने हमको कल्याण विभाग गांव नहीं जाने दिया। ये दिखाता है कि सरकार की स्थिति क्या है। पूरे बिहार का बात छोड़ दीजिए, नालंदा का भी बात छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार के अपने गांव में भी इन 3 मुद्दों पर लोग उनके विरोध में खड़े हैं। जब मैं हस्ताक्षर कराने गया तो पूरा प्रशासन लगकर उन्होंने कल्याण विभाग में मुझे जाने नहीं दिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं है। हम लोग कल्याण विभाग फिर जाएंगे, आज नहीं तो कल जाएंगे जरूर। लेकिन उसके साथ साथ जो जन स्वराज से जुड़े हुए साथी हैं, वो पूरे बिहार में घर घर जाकर 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेंगे। और जो मानसून सत्र होगा विधानसभा का, उसमें हम लोग 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेने के बाद उस सदन में बैठकर बिहार की जनता को गुमराह करने वाले इन लोगों को जाकर इनका घेराव करेंगे हम लोग। ये बात है कि भूमि सर्वे के नाम पर जो सबको परेशान किया जा रहा है, हजारों करोड़ रुपया वसूला जा रहा है, इसके बावजूद लैंड के रिकॉर्ड में भूमि सुधार की दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। इन 3 विषयों को लेकर विधानसभा का घेराव मानसून सत्र में जन स्वराज की ओर से किया जाएगा। तो ये 2 जो कार्यक्रम चल रहा है, बिहार बदलाव यात्रा जिसको मैं कर रहा हूँ, और बदलाव का हस्ताक्षर जो जन स्वराज का हमारे सभी साथी कर रहे हैं, जिसकी मैंने आपको जानकारी दे दी, उसी के तहत आज मैं मुजफ्फरपुर में था। महनार में एक हमारी छोटी सी सभा थी, उसके बाद पारू में एक सभा थी। पारू में मैं समय पर नहीं पहुंच पाया, जैसा कि आपको पता है। अभी हम मुजफ्फरपुर अभी पहुंच पाए, तो एक बार माफी चाहते हैं सबसे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, हमसे कर लीजिए, या जो मंच पर बैठे हुए हमारे वरीय साथी हैं, इनसे भी आप सवाल कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव है प्रधान जी, मुजफ्फरपुर से प्रत्याशी कौन होंगे जन स्वराज? कौन होगा प्रत्याशी? जिसको मुजफ्फरपुर की जनता तय कर देगी वही होगा प्रत्याशी। जन स्वराज पहला दल है जिसने ये व्यवस्था बनाई है कि जिसको भी प्रत्याशी बनना है वो आवेदन दे, और आवेदन सिर्फ प्रशांत किशोर और जन स्वराज को न दे, वो आवेदन अपने क्षेत्र की जनता को भी दे। जो जिसने भी आवेदन दिया है वो अपने आप को संभावित प्रत्याशी के तौर पर आधिकारिक तरीके से अपने क्षेत्र में घूमकर बता रहा है कि मैं यहाँ का संभावित प्रत्याशी हूँ। और जन स्वराज की जो व्यवस्था है, अब क्षेत्र की जनता से बात करेगी, और जो भी संभावित प्रत्याशियों में जो सबको मान्य होगा, जो सबको अच्छा लगेगा, वही जन स्वराज का प्रत्याशी होगा। आप भी हमको बता दीजिए कि जो संभावित प्रत्याशी यहाँ फोटो बैनर लगाए हैं उसमें कौन अच्छा है, आप भी हमको राय दीजिए कि चुनने में हमको भी आसानी होगी। अधिकारी घोषणा प्रशांत जी कब तक कर देंगे प्रत्याशियों के नाम की? अधिकारी ऐसा थोड़ा सा ऊपर वाला, नीचे वाला ठीक है, ऊपर वाला आ रहा है। बिल्कुल घोषित है। अगर तेजस्वी यादव की बात नहीं है, अपने परिवार के अलावा बिहार में किसी भी व्यक्ति को, अगर यादव समाज के भी किसी व्यक्ति को राजद मुख्यमंत्री घोषित कर दे, तो जन स्वराज अपनी पूरी ताकत से राजद के उस मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के समर्थन में जन स्वराज खड़ा हो जाएगा। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि बिहार में ये लोग इंप्रेशन बनाते हैं कि हम अपने जाति की चिंता कर रहे हैं। मैं खुलेआम चैलेंज कर रहा हूं कि लालू यादव को यादवों की चिंता नहीं है, उनको अपने परिवार की चिंता है, उनको अपने बच्चों की चिंता है। अगर यादव समाज की चिंता है तो भाई यादव समाज में तो इतने काबिल लोग हैं, किसी को बना दीजिए नेता, हम लोग उसके समर्थन में खड़े हैं। सर तेज प्रताप
के साथ जो हुआ, तेज प्रताप के साथ हुआ है, उसको क्या कहेंगे? लालू परिवार तेज प्रताप जी के साथ क्या हुआ? लालू यादव ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। लालू जी ने किसको पार्टी से निकाल दिया? तेज प्रताप को, अपने लड़के को। वो सब निकलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। पहली बार निकाले इससे पहले भी कुछ दिन तेज प्रताप जी वापस पार्टी को छोड़ कर चले गए थे वृंदावन वगैरह, फिर उनको वापस ला दिया गया, मंत्री भी बन गए। तो उनके लड़के हैं, ये उनका अंदर, पहली बात तो समझिए उनका पारिवारिक अंदरूनी मामला है। लेकिन राजनीतिक तौर से मैं नहीं समझता हूं कि लालू यादव जी के परिवार का कोई लड़का या लड़की जो राजनीति में सक्रिय है या होना चाहता है, उस पर लालू जी कोई कार्रवाई करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग की दावा करते हैं मुजफ्फरपुर में छोटा बड़ा एक दर्जन से ज्यादा पुराना अस्पताल है, बड़ा अस्पताल भी है जो बदहाल है और बंद है, वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, जनरेटर नहीं है। और स्वास्थ्य मंत्री बिहार का कह रहे हैं कि मंगल काल चल रहा है बिहार में। भाई मंगल काल उनका चल रहा है क्योंकि लूटपाट करके बहुत रुपया कमा लिए। मंगल काल उनका तो जरूर चल रहा है, ठीक बात है। बिहार के लोगों को मंगल काल तो चल नहीं रहा है। जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, खासकर गरीब परिवार के लोग, उनको पता है कि बिहार का स्वास्थ्य सेवाओं के नजरिए से मंगल काल नहीं है। यहाँ के जो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो ग्रामीण चिकित्सकों के ही कंधे पर है। खासकर जितने गांव में तो मैं गया हूँ, 5000 गाँव में, मुझे कहीं पर सब सेंटर या पीएचसी रेफरल हॉस्पिटल कहीं माइक हटाइए, माइक ऐसे ही बोलिए, ऐसे ही बोलिए शान जी, ठीक है। सब बर्बाद हो, ऐसे ही बोलिए सर, आ जाएगा माइक से। ठीक है। कहीं पर भी मुझे स्वास्थ्य सेवा अच्छी नहीं दिखी। जैसा मैं बता रहा हूँ, लोग गरीब आदमी जो है वो ग्रामीण चिकित्सकों के ही भरोसे है। बाकी शहरों में जो अस्पतालों की स्थिति है, अभी 4-5 दिन पहले खबर आप लोगों ने चलाई थी कि एनएमसीएच में कोई भर्ती मरीज है जिसका पैर चूहा काट रहा है, और स्वास्थ्य मंत्री बता रहे हैं कि यह मंगल काल चल रहा है। तो मोदी जी के लिए अमृत काल चल रहा है और मंगल पांडे के लिए मंगल काल चल रहा है। बाकी जनता अपना देख ले। 5 महीना शेष बचा हुआ है, उम्मीदवार का नाम कब तक क्लियर कर दिया जाएगा? नाम जैसा कि जनसुराज की कोर कमेटी ने तय किया है, किसी दूसरे दल से पहले जून जुलाई महीने हम लोग सबसे पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। राघोपुर सीट से आपकी उम्मीदवारी तय माना जाए? भैया 100 दफे कहेंगे कि जो राघोपुर से उम्मीदवारी का जो बात है वो पार्टी को तय करना है। पार्टी के किसी साथी ने मेरे नाम से आवेदन राघोपुर के लिए दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने आवेदन दे दिया तो हम राघोपुर से लड़ेंगे। पार्टी तय करेगी कि राघोपुर से लड़ना है तो राघोपुर से लड़ेंगे। पार्टी तय करेगी कि मुजफ्फरपुर से लड़ना है तो मुजफ्फरपुर से लड़ेंगे। पार्टी तय करेगी कि नहीं लड़ना है, टिकट आपको नहीं मिलेगा तो नहीं लड़ेंगे। महात्मा गांधी से शुरू की आपने, वो आपकी तस्वीर में है जनसुराज की, अब अम्बेडकर जी आए हैं, तो आगे तीसरा कोई चेहरा जुड़ेगा? नहीं, देखिए, मतलब इस बात की गंभीरता को आप लोग समझिए। बिल्कुल ठीक बात है, जनसुराज अभियान में सिर्फ महात्मा गांधी का ही पिक्चर था, बाबा साहब का पिक्चर क्यों जोड़ा गया? ऐसा नहीं है कि अच्छा एक था आप 2 कर लें, 2 है अब इसको 3 कब होगा, जैसा आप सवाल कर रहे हैं। विचारधारा के आधार पर हम लोगों की लड़ाई, जनसुराज की लड़ाई भाजपा से है, और विचारधारा के आधार पर भाजपा से कौन लोग लड़ रहे हैं? अगर आप चुनाव के आंकड़े देखेंगे तो बिहार में और पूरे देश में भाजपा जिन सीटों पर चुनाव लड़ती है उनको करीब 40% वोट आता है। पूरे देश में भाजपा को 40% वोट आया है जिन सीटों पर वो चुनाव लड़े। मुसलमान तो भाजपा को वोट देता नहीं है। 80% हिंदुओं के आबादी वाले देश में अगर भाजपा को 40% वोट मिलता है तो इसका मतलब है कि करीब आधा हिंदू भाजपा को वोट दे रहा है और आधा हिंदू भाजपा को वोट नहीं दे रहा है। अब आपको ये समझने की बात है कि वो कौन हिंदू हैं जो भाजपा को वोट नहीं देते हैं। आप लोग चूंकि बिहार में पत्रकारिता करते हैं तो इसको आप जाति के नजरिए से देखते हैं कि भाई यादव समाज के लोग नहीं दे रहे हैं, कि दलित नहीं दे रहा। हम लोग उसको विचारधारा के आधार पर देखते हैं। मेरी समझ ऐसी है
कि 4 विचारधारा के मानने वाले हिंदू आज भी भाजपा को वोट नहीं देते। जो गांधी के विचारधारा को मानने वाला हिंदू है वो किसी भी जाति का हो वो भाजपा को वोट देगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाला हिंदू है वो भी ज्यादातर लोग भाजपा को वोट नहीं देते। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं वो भी चाहे किसी भी जाति के हैं वो भाजपा को वोट नहीं देते। और चौथा जो लोहिया जयप्रकाश जी के समाजवाद को मानने वाला हिंदू है वो भी किसी जाति का है वो भाजपा को वोट नहीं देता है। इन 4 विचारधारा के हिंदू समाज के लोग, इन 4 विचारधारा के मानने वाले लोग अगर मुसलमानों के साथ राजनीतिक और सामाजिक गठजोड़ बना ले तो भाजपा को विचारधारा के आधार पर और जमीन पर चुनौती दी जा सकती है। अब कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधारा के मानने वाले लोग तो कम्युनिस्ट के दल में है तो वो फोटो तो हम लोग लगा नहीं सकते। और समाजवादी पार्टी जो लोहिया और जेपी के मानने वाले लोग हैं वो लोग भी आज दल चला रहे हैं जदयू के नाम पर, तो बच गए 2 लोग। तो हम लोग का ऐसा मानना है कि गांधी और बाबा साहब के विचारधारा के मानने वाले लोग अगर ये साथ में आ जाएं और मुसलमानों के साथ मिलकर एक राजनीतिक सामाजिक गठजोड़ बना ले तो करीब 40% वोट यहाँ मिल सकता है और उसी के आधार पर भाजपा को चुनौती दी जा सकती है, विचारधारा के आधार पर भी और चुनाव में भी। इसलिए 2 पिक्चर है, इसलिए नहीं है कि 1 था तो 2 कर लिए, 2 है तो 3 कर लिए। इस चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर का क्या असर पड़ेगा? गांधी के विचारधारा को मानने वाले जो भी हिंदू हैं कौन है ये तो आप ही देख लीजिए। मैं बता रहा हूँ कि गांधी को के विचारधारा के मानने वाले जो हिंदू हैं वो ऐसा मानते हैं, वो समझते हैं कि वो भाजपा के विचारधारा से उनका इत्तेफाक नहीं है। जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो गांधी के विचारधारा के मानने वाले लोग कहाँ थे? वो कांग्रेस में थे। जो गांधी के विचारधारा को नहीं मानते थे वो कहाँ थे? वो संघ में थे। बात ये है, इसमें आपको क्या नहीं समझ आया? इस चुनाव में कहाँ होगा ये तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन हमको ये मालूम है कि हमको राजनीति किस आधार पर करनी है। विचारधारा के आधार पर हम भाजपा के खिलाफ खड़े और अरे आप बात तो सुन लो भाई, आप हिंदू को क्रोधा टीका लगाने से नहीं हो जाइएगा। आपने सवाल किया उसका जवाब सुनिए। राजनीति जो हम लोग कर रहे हैं, गांधी हिंदू नहीं थे, बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू नहीं थे, बाद में बहुत बने हिंदू थे। जो कम्युनिस्ट में लोग हैं वो हिंदू नहीं हैं, जो लोग समाजवादी विचारधारा के वो हिंदू नहीं हैं। हिंदू होने का मतलब ये जरूरी थोड़ी है कि हम भाजपा का झंडा लेकर घूमेंगे। हमने आपको ये कहा कि विचारधारा के आधार पर जन स्वराज की लड़ाई भाजपा से है, तो हम लोग अगर विचारधारा आधारित व्यवस्था बना रहे हैं तो हम लोग का लेगेसी, हम लोग का आइकन कौन होगा? हम लोग का आइकन गांधी होंगे, हम लोग के आइकन जेपी होंगे, हमारे आइकन लोहिया होंगे, हमारे आइकन अम्बेडकर होंगे, हमारे आइकन कम्युनिस्ट पार्टी का कोई उस तरह का व्यक्ति होगा वो होगा। लेकिन चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी, समाजवाद के गांधी लोहिया और जयप्रकाश के मानने वाले लोग दलगत स्वरूप में काम कर रहे हैं, इसलिए उनका फोटो यहाँ नहीं है। बाबा साहब और गांधी जी जो है ये एक तरह से स्वतंत्र है। आप चाहे आप भी फोटो लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं, दूसरे का लगाएंगे तो लोग कहेगा कि हमारा लगा लिया आपने। एक सवाल आखिरी, इस चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर का क्या असर पड़ेगा सर? कोई असर नहीं पड़ेगा। आप बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, उसकी चर्चा होती रहेगी। उससे बिहार में क्या बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो गई? क्या बिहार से पलायन रुक गया? चलिए सिंदूर एक ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर क्या 2-4-5 लाख बिहार के लड़कों को आर्मी में नौकरी मिल गई? तो आप लोग किसी भी चीज को किसी चीज से जोड़ देते हैं। भाई देश में पार्लियामेंट है, विधानसभा है और ग्राम सभा है। तीनों क्यों अलग अलग व्यवस्था बनाई गई? क्योंकि तीनों को अलग अलग विषयों को डील करना है। पार्लियामेंट का चुनाव हो गया, जनता ने पक्ष और विपक्ष दोनों को चुनकर वहां भेज दिया। उनका काम है विदेश नीति, उनका काम है राष्ट्रीय सुरक्षा। अब जब बिहार का विधानसभा चुनाव होगा तो उस विधानसभा में वो लोग चुनकर जाएंगे जिनका काम होगा कि बिहार में शिक्षा कैसे सुधरे,
बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बहाल हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे मिले, उसका ऑपरेशन सिंदूर से क्या लेना देना है। संविधान में राष्ट्रीय सुरक्षा देश का मामला है, बिहार के विधानसभा का मामला नहीं है। अब आप बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर का मुखिया के चुनाव पर क्या असर होगा। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है मुखिया के चुनाव का विषय गांव और पंचायत की समस्या। गांव में दरअसल एनडीए के नेता जब जा रहे हैं तो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे हैं जनता के बीच में। ऑपरेशन सिंदूर या इस तरह की राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना के किए गए काम को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका चरित्र ही वो आपके सामने है। आप वो देख लीजिए और तय कर लीजिए। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें तो पक्ष विपक्ष सारे लोग, चाहे आप किसी पार्टी के वोटर हैं, आपने सबने समर्थन किया सरकार का। और जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो झंडा लेकर खाली भाजपा वाले घूम रहे हैं। तिरंगा यात्रा, तो भाई तिरंगा यात्रा अगर कोई निकालेगा तो देश की जनता निकालेगी। देश की जनता ने समर्थन किया था, तो जब लड़ाई लगी तो देश की जनता, और जब लड़ाई खत्म हुई तब उसका तिरंगा यात्रा पर एक अधिकार भाजपा वाले ने कर लिया। फिर नया तरीका बना लिया। मोदी जी आ रहे हैं 29 को, मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी 29 को आ रहे हैं। तो आपको सूचित कर दें कि आपके टैक्स के पैसे से 2-4-10 लाख रुपया आपका और अब मोदी जी के सुरक्षा पर और मीटिंग पर खर्चा होगा। क्योंकि मोदी जी जितने बार बिहार आते हैं तो बिहार को क्या देते हैं नहीं देते हो तो बाद में गणना होगी। आपके हमारे पैसे से यहाँ आ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री हैं। अभी मधुबनी में आए थे, पूरे राज्य के पंचायत से जुड़े हुए नेताओं को इकट्ठा किया गया, करोड़ों रुपया बिहार सरकार का खर्चा हुआ है। आप मुजफ्फरपुर में अपने डीएम से जाकर पूछिएगा कि कितना रुपया, आप लोग आरटीआई लगाइए कि कितना रुपया लगाकर मुजफ्फरपुर से चुने हुए प्रतिनिधियों को मधुबनी के सभा में ले जाया गया। और मधुबनी में उन्होंने घोषणा क्या की, मधुबनी में मोदी जी ने घोषणा की, देखिए ऊपर वाला भी है, उनके मुंह से निकला क्या कि सहरसा कहना चाह रहे थे, सहरसा का प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिए, लेकिन कहना ये कहा उन्होंने ये कि सहरसा से गुजरात और महाराष्ट्र जाने के लिए नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी ताकि श्रमिक परिवार, ध्यान दीजिए, श्रमिक परिवार के बच्चों को जाने में सुविधा हो। और यहाँ पत्रकार और लोग, हम लोग ताली बजा रहे हैं कि मोदी जी वंदे भारत देकर गए। वंदे भारत किस लिए दिए हैं कि आपका हमारा बच्चा यहाँ मुजफ्फरपुर से, मधुबनी से, दरभंगा से मजदूर बनकर जाएगा गुजरात में काम करने, तो फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, और आपका हमारा बच्चा जाएगा ट्रेन में बैठ के वहाँ मजदूरी करने। अब बिहार के लोगों का मत मारा गया, हम लोग ताली बजा रहे हैं कि 4 गो नया ट्रेन खुला है। आप कभी ये सुने हैं कि मोदी जी गुजरात में ये कहे हो कि भाई गुजरात से एक ट्रेन खुलेगी जिससे गुजरात के बच्चे जाएंगे तमिलनाडु महाराष्ट्र में काम करने? अगर मोदी जी ये कह दें तो गुजरात में एक आदमी वोट नहीं देगा। लेकिन बिहार में तो राजनीति इसे पर है कि हमको 2 और ट्रेन खुल जाए ताकि हम लोग के बच्चे जानवर की तरह बैठ के यहाँ से जाए मजदूरी करने। अरे भाई, अंग्रेज ने यहाँ से रेलवे लाइन लगाया था, काहे लगाया था रेलवे लाइन? यहाँ से कॉटन और सारा सामान कोयला ढो के ले जाए। अंग्रेज भी पहले जहाज चलाता था। आपके हमारे बिहार के कितने पूर्वज गए हैं मॉरिशस, फिजी, जाकर वहां मजदूर बनकर मसाला का खेती करने। तो क्या अंग्रेज आपका भला कर रहा था? मोदी जी को यह ना कहना चाहिए था मधुबनी में कि भाई बिहार में चीनी मिल कब चालू होगा, यहाँ पर सीमेंट का फैक्ट्री कब लगेगा, यहाँ स्टील की फैक्ट्री कब लगेगी, कब बिहार के बच्चों का बाहर जाना रुकेगा। तो ये कहने लगे कह रहे कि बिहार के बच्चों को जाने के लिए और बढ़िया ट्रेन देंगे। तो ये आप लोग तय कर दीजिए कि मोदी जी 29 तारीख को आएंगे तो और बढ़िया आपको क्या अनाउंस करेंगे, सुनिएगा। भाजपा नेता मनीष कश्यप पर जिस तरह से पीएमसीएच में हमला हुआ उसको क्या करें? धन्यवाद सर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।